चलो बेटा, सेकेंड ईयर बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 कंप्लीट अवर कर चुके। यूनिट 2 दो चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 लेबर कॉस्ट, चैप्टर नंबर 2 ओवरहेड। थियरी प्लस प्रैक्टिकल। थियरी पोर्शन पूरा मैं ये लेक्चर में अवर कर दूंगा। लेबर कॉस्ट का आपको फॉर्मूलाज दूंगा। आप लोग लेक्चर के साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठे, नोटबुक और पेन लेके बैठे। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताते जाता हूँ आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके सम्स प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? बड़ा चैप्टर है लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लेबर कॉस्ट यानी जो खर्चा कंपनी वाले, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाले लेबर को उनके काम के बदले में देते हैं, दैट इज रेम्यूनरेशन, वेजीज और सैलरी, उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। देखो देखे, लेबर कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉई ऑफ एन अंडरटेकिंग। एम्प्लॉई जो काम करता है उसके बदले में कंपनी जो उसको खर्चा पे करती है तो उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट। दो प्रकार के हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो इट इज द कॉस्ट इंकर्ड ऑन द एम्प्लॉई हु आर एंगेज डायरेक्टली इन मेकिंग द प्रोडक्ट। Their work can be identified clearly in the process of converting raw material into finished goods। यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये वो खर्चे होते हैं जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 में पढ़ा हुआ, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो लेबर, वर्कर, एम्प्लॉई मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली काम करता है तो उसके काम के बदले में उसको कंपनी प्रोवाइड करती है। इनडायरेक्ट का मतलब दिस इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन बट हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, मेंटेनेंस, मटेरियल हैंडलिंग। यानी जो काम नहीं करते, काम मीन्स एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, चाहे वो सुपरविजन करते हो, चाहे वो मोटिवेट करते हो, चाहे वो डायरेक्ट करते हो, चाहे वो हैंडलिंग करते हो, जो एक्चुअल में माल बनाने में हेल्पफुल नहीं होते डायरेक्टली, उनको इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। समझ में आया? अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू आईसीए में लेबर कॉस्ट इज डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। सीधा बता दे एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको लेबर कॉस्ट बोला जाता है। इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय, वेजेस टू एम्प्लॉय, बोनस, इंसेंटिव टू एम्प्लॉय। एज पर CAS1 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, एम्प्लॉय कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंसिडरेशन। एग्रीगेट का मतलब सब कुछ आ गया, सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, बेनिफिट, पेएबल एंड प्रोविजन मेड फॉर द फ्यूचर पेमेंट। देखो फ्यूचर पेमेंट का मतलब उनकी पेंशन, पीएफ सब कुछ आ गया। किसको? फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। किसको? एम्प्लॉय को, ऑफ एन एंटरप्राइज। क्लियर? फॉर द पर्पज ऑफ लेबर अकाउंटिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट द टू रिकॉर्ड आर एसेंशियल। ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स में भी पूछा हुआ है, शॉर्ट नोट में भी पूछा हुआ है। तो दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या? वर्कर कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन accurate time keeping is very essential. Time keeping means recording of time of worker arrival and departure from factory। यानी वर्कर फैक्ट्री में कितने बजे आता है और फैक्ट्री से कितने बजे जाता है, काय के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडेंस, यानी कितने दिन वो कंपनी में आया, उसका पगार कितना होगा, वो सब इसके हिसाब से डिटरमाइन होगा। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर टाइम कीपिंग। अब ये टाइम कीपिंग रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है कि एम्प्लॉय कब आते हैं, लेबर कब जाते हैं। तो नंबर 1 फॉर प्रिपेरेशन ऑफ पेरोल। पेरोल का मतलब पगार, कितना पगार को देना है। अगर वर्कर ने 10 छुट्टी पाड़ी है तो कॉमन है 20 दिन का पगार मिलेगा। फॉर ए सर्टनिंग लेबर कॉस्ट, कितना पैसा देना है, क्योंकि कितने वर्कर क्या करते हैं, हाफ टाइम आते, कभी हाफ डे लेते, तो ऑब्वियसली उनका कॉस्ट कम हो जाएगा। क्लियर? कंपनी का। फॉर एज सर्टनिंग ओवर टाइम एंड आइडल टाइम, ये तुम नीचे पढ़ोगे कंटिन्यू में।
फॉर कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंट, पेंशन, पीएफ, ये सब भी नक्की होता है वर्कर के टाइम शेड्यूल से कि उसको कितना मिलना चाहिए। फॉर मीटिंग स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेट्यूटरी का मतलब कायदे के मुताबिक जो जो है वो करना पड़ेगा। फॉर इंश्योरिंग रेगुलरिटी, डिसिप्लिन मेंटेन करना और रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो ये चीज को बोला जाता है टाइम कीपिंग, यानी वक्तनी नोंधણી કરવી કે મજૂર ક્યારે આવે છે, લેબર ક્યારે આવે છે ને ક્યારે કંપનીમાંથી જાય છે। सेकंड वन इज टाइम बुकिंग। अब टाइम बुकिंग थोड़ा अलग है। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी में वर्कर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम होते हैं, जैसे जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, मेटर वन, मेटर टू, मेटर थ्री। तो कौन से जॉब पे कौन से वर्कर ने कितना समय बिताया है, तो उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। देखो, टाइम बुकिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ विच वर्कर स्पेंट ऑन वेरियस जॉब। बराबर है, कौन से वर्कर ने कौन से जगह पे काम करा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अटेंडेंस। जैसे आज फैक्ट्री में वर्कर आया 8 बजे, तो 8 से 10 उसने मशीन 1 पे काम करा, 10:15 से 11 के बीच में उसने फेज 2 पे काम करा, 2 बजे के बाद वो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में चले गया, तो वो सब रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। बराबर है कि कौन से, देखो लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट और जॉब, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग। टू नो लेबर कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी कौन से जॉब पे वर्कर ने कितना काम करा, उसको कितना मिलना चाहिए। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेस, कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, रिटर्न में वेजेस, बोनस एक्सेट्रा। टू डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड, कंपनी का खर्चा कितना हो गया। एंड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस, द वर्कर का परफॉर्मेंस, कि भाई कौन सी जगह पे उसका कैसा काम है। क्लियर, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। अब अलग अलग टाइप के सम आते हैं। तो पहली मेथड का नाम है टाइम रेट, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो टाइम रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वर्कर ने कंपनी में जितना समय निकाला है उसके मुताबिक उसको पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वर्कर 8 घंटे काम करता है, कंपनी 1 घंटे के 30 रुपए देती है, तो वर्कर ने आज 8 घंटे काम करे तो उसको 240 मिलेंगे। वर्कर ने आज 5 घंटे काम करे तो उसको 150 मिलेंगे। आज वर्कर ने 4 घंटे काम करे तो 120 रुपए मिलेंगे। समझ में आया? यानी जितना समय वो कंपनी में देगा उसके हिसाब से उसका पगार नक्की होगा, वेज रेट नक्की होगा। तो देखो पढ़ते हैं, मैंने बोला था बुक लेके बैठना, फॉर्मूला लिखते जाना। अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड टू वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, चाहे पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ। It means a definite amount of payment is guaranteed to for the specific time। क्या बताया कि उसकी अमाउंट गारंटी है। जैसे अगर कितनी जगह आप काम करने जाते तो बोलते हैं ना, जैसे डोमिनोज, वहाँ पे क्या होता है, पर आवर होता है, 1 घंटे के 25 रुपए, 1 घंटे के 30 रुपए। तो आप जितने घंटे कंपनी में रहोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ पे उतने घंटे का आपको पैसा मिल जाएगा। फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ डे या आवर वर्क डिवाइड नहीं है, नंबर ऑफ डे, अगर डे के हिसाब से देते तो रेट पर डे, यानी एक दिन का 100 रुपए, तो 5 दिन आएगा तो 500 रुपए। या तो ओवर, 1 घंटे के 60 रुपए, 10 घंटे काम करे तो 600 रुपए। नंबर ऑफ डे मल्टीप्लाई बाय रेट पर डे, या तो नंबर ऑफ आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। समझ में आया? ये डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन की सिग्नेचर नहीं है। देखो मैं लिख देता हूँ और तो आपको खबर पड़े। और आवर वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर डे और रेट पर आवर, यानी जितना टाइम बिताएगा उसके हिसाब से कंपनी उसको पैसा प्रोवाइड करेगी। सेकंड मेथड आती है पीस रेट, बेस्ट मेथड है। वर्कर जितने प्रोडक्ट बनाएगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा, समय नहीं, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 1 यूनिट बनाने के पीछे कंपनी 20 रुपए देती है, तो वर्कर ने आज 12 नंग बनाए तो 240 रुपए, 20 नंग बनाए तो 400 रुपए, 1 नंग बनाया तो 20 रुपए, 5 नंग बनाए तो 100 रुपए, 2 नंग बनाए तो 40 रुपए। यानी यहाँ पे वर्कर जितना काम करेगा, जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके हिसाब से उसको पेमेंट दिया जाता है। अंडर दिस सिस्टम द वेज इज पेड टू द वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट
और प्रोडक्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कितना समय बीता है वो महत्व नहीं। 12 घंटे में उसने 2 नंग बनाए तो 12 घंटे का नहीं, 2 नंग का ही पैसा मिलेगा। इन दिस मेथड पेमेंट गेट अकॉर्डिंग टू स्किल, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी। यानी कॉमन अच्छा वर्कर है, एफिशिएंट वर्कर है, ज्यादा माल बनाता है, ज्यादा ले जाएगा। फॉर्मूला क्या है लिख लेना। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। यूनिट अवर नहीं है, कितने नंग बनाए और एक नंग का भाव क्या चल रहा है। क्लियर। एग्जाम्पल 1 2 आप मटेरियल लेना होगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, बेटा मैं सम चालू करूंगा तो मैं पेम्पलेट लेके नहीं बैठूंगा, तो मेहरबानी करके आप लोग पेमेंट कर जाओ सेकंड इंस्टॉलमेंट और मटेरियल ले जाओ, क्योंकि सब सम बहुत ज़्यादा है। 35 सम तो खाली ये लेबर कॉस्ट में, तो मैं हर सम में तुमको कैसे लिखने का टाइम दूंगा। मटेरियल लेके बैठना, मैं सॉल्व करूंगा। चलो मेथड नंबर 3, हाल से बोनस प्लान। बोनस प्लान का मतलब अगर वर्कर अच्छा काम करता है तो कंपनी बोनस दे। देखते। This plan was introduced by E. A. Halsey, an American engineer in 1891। MCQ में आ सकता है। हालसे कौन था, इसने बोनस प्लान कौन से साल में बनाया, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान a standard time is fixed for each job. If a worker complete the job within standard time or take more than standard time, he is paid time rate only. But if worker is able to complete the job before standard time, he is given bonus of the time saved at a fixed percentage. This percentage vary from 30 to 70%. Usually 50% time saved is paid by the way of bonus. This is also known as 50-50 bonus plan. क्या बोला है मैं पूरा समझाता हूँ। तो ये मेथड के हिसाब से क्या होता है कि अगर कंपनी ने पहले से बोल दिया है कि आपको 20 घंटे में काम करना है, सपोज 20 घंटे में आपको ये बनाना है, 20 घंटे में बराबर स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने दिया कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने लगेंगे, 20 आवर्स लगेंगे। तो अगर वर्कर 20 घंटे, 21 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे या उससे ज्यादा लेता है तो उसने जितने घंटे बिताए, जितना समय बीता, उतना ही पैसा मिलेगा। मगर कोई वर्कर टाइम सेव कर लेता है, जैसे 20 घंटे मैंने दिए थे, वर्कर ने 10 घंटे की बचत कर लिया ना, 10 घंटे में बना के छुट्टा हो गया तो उसने 10 घंटे सेव करा, तो उसको 10 घंटे का सेविंग के मुताबिक कमीशन मिलेगा। दैट इज कॉल्ड बोनस। अब ये बोनस 30% से 70% के बीच में होता है, पर जनरली 50% गिना जाता है, इसके लिए इसको 50-50 बोनस भी बोला जाता है। समझ में आया। फॉर्मूला लिख लियो। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ओवर वर्क, यानी एक्चुअल में कितने घंटे काम करा है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, 1 घंटे का क्या पगार था, प्लस 1/2 यानी 50%, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड का मतलब क्या, मैंने बोला कि मैंने कितने घंटे दिए थे, 20 घंटे, तुमने कितने घंटे में खत्म कर दिया, 10 घंटे में, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, 10 आवर। देखो लिखा हुआ है टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। लिख लो फॉर्मूला, फिर आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 4, रोवन बोनस प्लान। जैसे हालसले है, जैसे रोवन है। तो दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड रोवन ऑफ ग्लासगो इन 1901। 1901 में डेविड रोवन ने ये प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। दिस प्लान इज सिमिलर टू हालसे, ये हालसे के जैसा ही है। The time rate is given to a worker and if he is able to complete the job before standard time, he is given bonus for the time save। जैसे वहां पे भी तुम कम समय में काम करोगे, टाइम की बचत करोगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो सेम ये मेथड में भी ऐसा है कि अगर आपने समय के पहले काम कर दिया, जितना समय दिया उससे कम समय में काम करा, तो आपको बोनस मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, ओवर वर्क
मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, यानी तो टोटल ये जो तुम्हारा आगे का जो भाग होता है ना वो तुम्हारा फिक्स्ड होता है, चाहे हाल से हो के रोवन, जो प्लस करके दिया है ना प्लस के बाद ये उसका बोनस होता है। तो वहां पे बोनस कैसे ढूंढते हैं, प्लस बोनस कैसे ढूंढते हैं, 1/2 ब्रैकेट में टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। अब यहाँ पे बोनस कैसे देंगे, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड यानी कितना समय दिया है, मल्टीप्लाई बाय आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। क्लियर। अब आता है कंपेरेटिवली स्टडी ऑफ हाल्स्टेन बोनस, 2016 में 6 मार्क का क्वेश्चन था। तो हाल्से बोनस प्लान गारंटी मिनिमम टाइम वेज, ये क्या देता है, गारंटी के भाई आपको इतना पैसा तो 100% मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। मगर जो रोवन है वो गारंटी नहीं देता, वो एश्योरेंस देता है कि आपको इतना पैसा एश्योर है मिलेगा। गारंटी और एश्योरेंस में फर्क है। बोनस इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड, मैंने बता दिया कि इसके लिए इसको 50-50 भी बोला जाता है। बोनस इज द पोर्शन ऑफ टाइम टेकन टू विच टाइम सेव्ड बियर टू स्टैंडर्ड टाइम, यानी यहाँ पे 50-50 नहीं है कि जिस प्रकार से आपने टाइम सेव्ड करा है उसके हिसाब से आपको बोनस गेन किया जाएगा। अब ये 50-50 प्लान है तो जो गेन होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कैसे शेयर करेंगे इक्वली, क्योंकि 50-50 है ना, कि भाई 50% बोनस देंगे इसका मतलब कंपनी को तो फायदा ही है। यहाँ पे जो भी फायदा होगा मालिक और एम्प्लॉय 50-50% शेयर करेंगे। यहाँ पे शेयर इक्वली नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है तुम्हारे काम करने की एफिशिएंसी पे, क्षमता पे। ये बहुत बड़ा है कि जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा बोनस बढ़ेगा। ये अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रूफ होगा कि जैसे जैसे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी यानी तुम सेव जितना समय ज्यादा बचाओगे उतने परसेंटेज आपको बोनस ज्यादा मिलेगा, अमाउंट बढ़ जाएगी ना। मगर इसमें क्या होता है कि बोनस कुछ स्टेज तक बढ़ता है उसके बाद क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल में अपने इसको प्रूफ करेंगे कंपेयर करके। अब ये रूल्स है, एमसीक्यू में आ सकता है कि बोनस हाल्सले कब तक बेहतर है और रोवन कब तक बेहतर है। तो अगर टाइम सेव स्टैंडर्ड टाइम से 50% ज्यादा है, अगर टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, अगर तुमने जो टाइम सेव करा है बचत करा है वो मोर स्टैंडर्ड टाइम से 50% ज्यादा है तो हाल से बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हारा टाइम सेव्ड 50% एक्चुअल टाइम से 50% इससे कम है तो रोवन प्लान बेटर रहेगा। क्लियर, ये सब उसके एग्जाम्पल है। अब तीसरा मेथड आती है, पांचवी मेथड आती है मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पर शब्दों पे ध्यान देना, पीस रेट यानी यहाँ पे टाइम के हिसाब से नहीं, जितने तुम नंग बनाओगे उसके हिसाब से तुम्हारा भाव तोल नक्की किया जाएगा। क्लियर, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इन दिस प्लान 3 पीस रेट आर यूज फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। कितने पीस रेट, 3 पीस रेट, यानी ये लोग ने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। The normal rate is applied to those workers who work below 80% of standard output। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते मैं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल में, थियरी समझना पड़ेगी। ओके, थियरी पे प्रैक्टिकल है कि अगर तुम्हारी एफिशिएंसी 83% या उससे कम है, 83% या उससे कम है, एफिशिएंसी 60% हो, 50% हो, 40% हो, 70% हो, 72% हो, 80% हो के 83% हो, 83% से कम हो तो आपको नॉर्मल पीस रेट यानी आपने जितने नंग बनाए उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। समझ में आया। इन केस वेयर परफॉर्मेंस इज बिटवीन 83 to 100%, मगर तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी काम करने की क्षमता 83 से 100 के अंदर आती है तो आपको 110% यानी दाखला तरीके आपने जितने नंग बनाए उस पर 10% एडिशनल अमाउंट मिलेगा जिसको बोलते हैं बोनस। 110%। वो कैसे कैलकुलेट करते मैं दिखाऊंगा, मगर आपको ये याद रखना फर्जियात है। इसी तरह अगर कोई वर्कर ने 100% से ज्यादा एफिशिएंसी है,
100% से ज्यादा का मतलब 40 यूनिट बनाने का बताया था 4 घंटे में, स्टैंडर्ड नक्की करा था आपने 4 घंटे में 41 नंग बना, यानी 100% से ज्यादा काम करा, एफिशिएंसी से ज्यादा काम करा, तो आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस, यानी आपको ने जो माल बनाया वो तो मिलेगा पर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर? अब एमसीक्यू में आ सकता है कि मेरी किसके काम का है, तो दिस सिस्टम इज बेनिफिशियल फॉर बिगिनर एंड ट्रेनर। जो नवे नवे ट्रेनीज होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टअप लेते हैं, उनके लिए मेथड बेस्ट होती है। क्लियर? इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे तुमको एफिशिएंसी ढूंढनी है, क्षमता ढूंढनी है, उसके बाद आपको उनका पगार नक्की करना है। बट याद रखना 83% से कम हो तो नॉर्मल, 83 से 100 हो तो 110%, अगर आपकी कैपेसिटी 100% से ज्यादा निकल जाती तो आपको 120% मिल जाएगा। क्लियर? इसकी कोई फॉर्मूला नहीं, थियरी आनी चाहिए। बट याद रखना हाल्सले और रोवन जो देखा वो टाइम रेट पे था, जो मेरिक पढ़ रहे वो पीस रेट पे फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? पीस रेट को। क्लियर? इसी तरीके से सेम इमर्सन, एफिशिएंसी, बोनस प्लान मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, 5 टॉपिक पढ़ा है, मैं डायरेक्टली नीचे पहले थियरी पे आ जाता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। पहले मैं एक थियरी पोर्शन अवर कर देता हूँ, जो है लेबर टर्नओवर। टर्नओवर तो लेबर टर्नओवर इज द रेट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ अ बिजनेस during a specific period of time. In every organization, some worker leave and new worker are recruited. Called labor turnover. सीधी बात है, टर्नओवर का मतलब कोई भी बिजनेस में लेबर चौकस नहीं रहते, कोई जाएगा तो कोई ना कोई नया तो आएगा। अब क्या बताया? हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर डिनोट द लेबर इज नॉट स्टेबल। याद रखना, अगर लेबर का टर्नओवर ज्यादा है तो समझ लो तुम्हारे बिजनेस में लेबर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। बिकॉज देर इज फ्रीक्वेंट चेंज इन लेबर। इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में आते भी जाते हैं और निकलते भी जाते हैं। द हाई लेबर टर्नओवर रेट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ हाई लेबर कॉस्ट। एमसीक्यू में आ सकता है। एंड इट इज नॉट डिजायरेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और कोई भी बिजनेस के लिए अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आ रहे हैं, वो महत्व नहीं, मगर आ रहे हैं उसके साथ जूने भी तो जा रहे हैं। नया आएगा तो उसको ट्रेनिंग करना। तो देखो, कजीज ऑफ लेबर टर्नओवर बिजनेस में ज्यादा क्यों होता है? तो उसके 2 कारण है। अवॉइडेबल कजीज, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और अनअवॉइडेबल कजीज यानी अनकंट्रोलेबल, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अवॉइडेबल का मतलब आपका वर्कर आपके पगार से डिससेटिस्फाइड है, आपका वर्कर आपकी जॉब से डिससेटिस्फाइड है, आपकी वर्किंग कंडीशन बराबर नहीं है, आपका काम का टाइमिंग बराबर नहीं है, आपने जो प्रमोशन या डिमोशन दे रहे हो वो गलत तरीके से दे रहे हो, तुम्हारे वर्कर के साथ या वर्कर का उसके साथीदार के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है बराबर, या तो आप फैसिलिटी नहीं देते। तो ये सब कारण है जिसके वजह से लेबर छोड़ के जाते। तो ये कंट्रोलेबल है कि अगर कोई वर्कर बोलता है सर आपके पगार हमको बराबर नहीं, हमको नहीं पाता, तुम उससे बैठ के बात कर सकते हो, उसको तुम रोक सकते हो। ये अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल का मतलब जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। मगर अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। वर्कर को जॉब नहीं पसंद, वर्कर की पर्सनल प्रॉब्लम, वर्कर का कोई एक्सीडेंट या बीमारी हो गई, वर्कर रिटायरमेंट लेना चाहता है, वर्कर को दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल गई, सबसे इंपॉर्टेंट मैरिज, स्पेशली इन केस ऑफ वुमन वर्कर। समझ में आया? तो ये सब तुम्हारे कॉस्ट कैसे है? अवॉइडेबल कॉस्ट है और अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अब इसमें 2 आते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इज डबल एज मेडली, इट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड रिजल्ट इन हाई कॉस्ट। सीधी बात है, टर्नओवर बढ़ेगा तो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर कैन बी एनालाइज अंडर 2 कैटेगरी, प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव का मतलब प्रिवेंशन लेना। कोई बंदा भाई क्यों छोड़ के जा रहा है, तुझे ये नहीं पसंद, तुझे ये नहीं पसंद, हम ये प्रोवाइड नहीं करते, चल हम ये देंगे। प्रिवेंट करना, रोकना।
It refer to all item which are incurred in order to keep the worker satisfied. तुमको और खर्चे करने पड़ेंगे जिससे वर्कर आपका सेटिस्फाइड हो. The preventive cost include cost of providing medical, उनको मेडिकल दो, दवाई दो, हाउस दो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दो, प्रोवाइडिंग बेनिफिट लाइक पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट के बाद की बेनिफिट दो, एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, उनके बच्चों को एजुकेशन का खर्चा दो, वेलफेयर एक्टिविटी, उनको घर, रहना और हॉस्टल, कैंटीन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करो. ये सब प्रिवेंटिव है कि जिसके करने की वजह से तुम लेबर का टर्नओवर कम कर सकते हो. मगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब इस पे पूरे सम्स आते हैं नीचे, पर मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदे छोड़ के चले गए, चाहे रिटायर हो गए हो, चाहे वॉलेंटरी रिटायर, चाहे मर गए हो, चाहे ट्रांसफर हो गए हो, चाहे जॉब छोड़ के चले गए हो, तो तुमको कोई नए बंदे को लाना पड़ेगा. तो अब नए बंदे को लाना है तो तुमने एचआरएम में पढ़ा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ये सब होते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट. यानी कोई जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट तो लाना पड़ेगा. जैसे इंडिया की टीम में महेंद्र सिंह धोनी गए तो उनका रिप्लेसमेंट किसको रखा? विराट कोहली को रखा ना, कि भाई वो गए, एक कीपर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, वो तो कीपर थे. एक जाएगा तो कोई ना कोई तो आना पड़ेगा. तो इट इज द कॉस्ट which are incurred for the recruitment and training of new hand and resulting loss, wastage and lowering of product due to inexperience or inefficiency of new labor. It includes cost of advertisement, cost of selection, recruitment, medical examination, सुधार लियो spelling, medical examination, cost of training new worker, नवा वर्कर आया तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल ब्रेकेज के भाई नवा नवा वर्कर है तो भाई उसको काम करते ना आता हो तो स्पेयर पार्ट या कुछ तोड़ डाला, मशीन में कुछ नुकसान कर दिया, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा. तो ये सब खर्चे किससे होते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्लियर? अगले लेक्चर में मैं थियरी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले 4 मेथड के सम ओवर करूंगा, टाइम रेट, पीस रेट, हाल से, रोवन, मेरी. तो अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल सम्स आएंगे. मैंने जो फॉर्मूलाज आपको बताई है, आपको फॉर्मूलाज पढ़ लेनी है, लिख लेनी है. मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल चालू कर दूंगा. तो बहुत से बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम होते, सर बाउंस आ रहा है. भाई प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपके पास मटेरियल नहीं होगा, आई फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा. आपको मटेरियल तो आपके पास होना चाहिए. सो प्लीज पे योर इंस्टॉलमेंट एंड कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द क्लास. थैंक यू.